सभी मित्रों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं बीपी सिंह और टॉपर्स 24 के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि यूपी SSSC पैट 2022 का हम एक बैच लॉन्च कर चुके हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं इसके सिलेबस और इसी को हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले दरअसल एक हम बात आपसे बोलना चाहेंगे कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। कहने का मतलब है कहीं आप ये भूल न करते रहें तो इस पैट का ये जो एग्जाम है, ये आपका प्रवेश द्वार है। यूपी SSSC के द्वारा ज्यादातर यानी जितने भी जो एग्जाम होते हैं सभी इस पैट के आधार पर होंगे, यानी कितने आपके नंबर हैं इसी के आधार पर होंगे। तो इस वजह से इसकी भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है। तो जिसमें हम आपको भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन आपको पढ़ाएंगे और इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपके ये पांचों के पांचों अंक आपकी मुट्ठी में होंगे। 100% की इस बात की हमारी गारंटी है, 101%। तो देखते हैं, पहले हम सबसे पहले सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिरकार इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में देखिए क्या है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, पहला टॉपिक आपका यह है। दूसरा इसका जो टॉपिक है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, पिछली बार यहां से एक प्रश्न पूछा गया था। और मौलिक अधिकार, जी हां काफी इंपॉर्टेंट है और ये मूल कर्तव्य भी है इसमें। संघीय प्रणाली, जिसमें हम संघ, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में भी चर्चा करेंगे। न्यायिक ढांचा, जिसमें आपका सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय और आपका ये हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्च न्यायालय, ये आपका उच्चतम न्यायालय है, ये उच्च न्यायालय, इसे हम सर्वोच्च न्यायालय, इसे हम हाई कोर्ट बोलते हैं। तो जिला प्रशासन के बारे में हम देखेंगे और स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इस सिलेबस को बहुत ही हम विस्तार से कवर करेंगे और मैं आपसे दोबारा रिपीट कर दूं कि पांचों के पांचों प्रश्न आपकी मुट्ठी में होंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार संविधान है क्या, संविधान क्या है और संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। थोड़ा सा हम संविधान के बारे में देख लेते हैं, फिर देखेंगे आगे। तो ये जो देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं। नियम किस तरीके से चलाना है, कहां पर सड़कें बनाई जाएंगी, निर्णय ये कौन लेगा, कहां पर विद्यालय होगा, शिक्षा की व्यवस्था कैसी होगी, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी होगी, यानी उस पूरे देश का विकास कैसे होगा, वहां पर जो न्याय व्यवस्था है वो किस तरीके से चलाई जाएगी और पूरी की पूरी जो व्यवस्था यानी पूरा जो देश है हमारा वो किस तरीके से उन्नति के रास्ते पर जाएगा। इस तरीके से उनको देश को चलाने के लिए नियम होते हैं और ये नियम किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखे हैं। दरअसल एक बहुत विद्वान लोगों का एक समूह था जिसको संविधान सभा के नाम से जाना गया। इन्हीं संविधान सभा ने लिखा, ये नियम बनाए और जिस पुस्तक में ये नियम है उसी को हम बोलते हैं संविधान। तो संविधान क्या है? संविधान एक कानून का दस्तावेज है। क्या है? कानूनी दस्तावेज। संविधान क्या है? संविधान एक कानूनी दस्तावेज है। कहने का तात्पर्य है एक ऐसी पुस्तक, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें देश को चलाने के लिए जो नियम है उसी को हम संविधान कहते हैं। तो अब हम देखेंगे, ये संविधान के बारे में बात रही। अब भारतीय संविधान के कुछ हम विशेषताओं की चर्चा करते हैं। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं आज हम पहला टॉपिक ले रहे हैं, भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं तो देखते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताओं में पहली इसकी जो विशेषता है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। पहली विशेषता है विश्व का सबसे बड़ा
लिखित संविधान है। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, वो अपना ही है, यानी अपने भारत का है। अब बड़ी बात यहां पर यह है कि आखिरकार ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान बन कैसे गया, हो कैसे गया, बड़ा संविधान कैसे बना। देखिए, जो अन्य देश हैं, ज्यादातर जो देश हैं, उनमें अलग उतने प्रावधान नहीं हैं जितने भारतीय संविधान में स्पष्टतः ज्यादातर जो प्रावधान है। देखिए, भारत में केंद्र सरकार, केंद्र व राज्य दोनों के उनके दरअसल गठन, केंद्र व राज्यों के गठन व उनकी शक्तियों का वर्णन है। शक्तियों का वर्णन है, केंद्र व राज्य के गठन और उनकी शक्तियों का वर्णन है। और यही नहीं, संविधान में कुल मिलाकर के जो पहले जो टोटल जो अनुच्छेद थे, शुरुआत में हमारा जो मूल संविधान बना, तो मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395। ये हमारा मूल संविधान जो संविधान बना था उसमें 395 अनुच्छेद थे। और अगर हम भाग के बारे में बातचीत करें तो 22 भाग। और अनुसूचियों के बारे में अगर देखें, अनुसूचियां, तो अनुसूचियों की जो संख्या है पहले 8 थी। तो बात को समझिए, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है, अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में कुल मिलाकर के अनुच्छेदों के बारे में बातचीत करें तो ये 470 से भी ज्यादा अनुच्छेद हैं। पहले 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में और वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं, यानी ये अनुच्छेद बढ़ गए। भाग पहले 22 थे और अब कुल मिलाकर के जो भाग हैं वो कितने हैं? 25 हैं। और अनुसूचियों के बारे में बातचीत करें तो ये 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। ये संविधान को बनने में इतना समय लगा। तो यहां पर बात को थोड़ा सा समझते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये हमारे संविधान की विशेषता है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि केंद्र और राज्यों के गठन व उनकी शक्तियों का वर्णन है, विस्तार से चीजें बताई गई हैं। और यही नहीं, संविधान को बनने में कुल जो समय लगा टोटल, वो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, वर्तमान में ये अनुच्छेद 470 हैं। भाग 22 थे, वर्तमान में 25 हैं। और अनुसूचियां 8 थीं, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो आगे हम देखते हैं अगली जो हमारे संविधान की जो विशेषता है उसे हम देखते हैं। लिखित संविधान है। कैसा है ये? लिखित संविधान। अगली विशेषता ये है कि लिखित संविधान है। लिखित संविधान। अब आपके मन में आ रहा होगा, क्या अलिखित संविधान भी होता है? जी हां, अलिखित संविधान भी होता है। लिखित संविधान, अलिखित संविधान। अगर हम लिखित संविधान के बारे में बातचीत करें तो अमेरिका का है लिखित संविधान, अमेरिका का है। अन्य कई देशों का है, अपने भारत का भी लिखित संविधान है। लेकिन एक देश ऐसा है जिसका लिखित संविधान नहीं है, ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा है? अलिखित है। अलिखित है। यहां से आपके जो प्रश्नों की बातचीत करें तो यहां से ये प्रश्न बनते हैं कि भारतीय संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। भारत का संविधान लिखित संविधान है। और जबकि ब्रिटेन का संविधान यानी इंग्लैंड का संविधान है वो कैसा है? अलिखित संविधान है। ब्रिटेन की जो संसद नियम बनाती है, वहां की जो संसद नियम बनाती है, संसद ही दरअसल सब कुछ, मतलब वहां की संसद इतनी शक्तिशाली है कि शायद दुनिया की कहीं की भी संसद इतनी शक्तिशाली
नहीं है। तो ब्रिटेन में अलिखित संविधान है और भारत में लिखित संविधान है, ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। अगली विशेषता को हम देखें तो अगली विशेषता के बारे में बातचीत करें तो एकल नागरिकता। थोड़ा नागरिकता के बारे में हम समझते हैं। नागरिकता तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। नागरिकता का मतलब यह है कि उस देश के जो नागरिक हैं, नागरिकता तो ये दरअसल इसके कई चीजें होती हैं, इसकी परिभाषा बहुत वैसा है, हम जब आगे चल के बातचीत करेंगे, इस टॉपिक में खैर नहीं है तो आपको पढ़ना भी नहीं है। तो नागरिकता का मतलब यह है कि जो हमारे देश के जो लोग हैं, जो यहीं रहते हैं और हमारे देश के ही लोग हैं, जिनको भारतीय सिटीजनशिप, जिनको भारतीय नागरिकता प्राप्त है, तो वही दरअसल, लेकिन हम बातचीत करेंगे यहां जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि नागरिकता है, एकल नागरिकता है। हम सभी भारत के नागरिक हैं लेकिन एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता कैसी है? देखिए, नागरिकता के बारे में बातचीत करें तो देखिए, एक होती है एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। दूसरी है आपकी दोहरी नागरिकता, इसको थोड़ा समझना है। दोहरी नागरिकता, तो एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता, यहां से प्रश्न आपका बनता है। तो जो एकल नागरिकता है वो अपने भारत में है, अपने भारत में है, एकल नागरिकता है। ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। लेकिन जो दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो यूएसए में है। यूएसए समझते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का मतलब यह है कि वहां पर जो केंद्र की नागरिकता है वो अलग है और राज्य की नागरिकता अलग है, यानी केंद्र की अलग और राज्य की नागरिकता अलग है। तो दोहरी नागरिकता हो गई। लेकिन भारत में जैसे अगर हम बातचीत करें राज्य और केंद्र, तो दोनों की नागरिकता एक ही है। ऐसा इसमें नहीं है कि राज्य की नागरिकता केंद्र की नागरिकता अलग हो, राज्य की नागरिकता अलग हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यानी पूरे भारत की नागरिकता एक ही है। यानी वो नागरिकता क्या है? भारतीय नागरिकता। क्या है? भारतीय नागरिकता। यहां पर कोई व्यक्ति जैसे उत्तर प्रदेश का है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे उत्तर प्रदेश की भी नागरिकता प्राप्त है। जी नहीं, उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल का हो, चाहे गुजरात का हो, उसे एक ही नागरिकता प्राप्त है। और वो कौन सी नागरिकता है? भारतीय नागरिकता, यानी इंडियन सिटीजनशिप। तो अब हम देखते हैं आगे, मूल अधिकारों के बारे में बातचीत करें तो मूल अधिकार, मूल अधिकार, इनको हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं। ये हमारे संविधान की अगली विशेषता है, मौलिक अधिकार। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, चाहे तो हम इसे मूल अधिकार कह सकते हैं और चाहे हम इसे मौलिक अधिकार कह दें, बात एक ही है। ये हमारे संविधान की एक अगली विशेषता है। अब तक हम अगर विशेषताओं के बारे में बातचीत करें तो सबसे पहले हमने क्या देखा? विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता हमने देखी कि लिखित संविधान है। कैसा संविधान है भारत का संविधान? लिखित है, अलिखित भी होता है जैसा ब्रिटेन का है। तीसरी हमने जो इसकी विशेषता देखी वो क्या देखी? नागरिकता कैसी है? नागरिकता के बारे में एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है। लेकिन यहां पर यह ध्यान देने वाली बात यह है नागरिकता में कि 5 से 11 तक अनुच्छेद है।
अनुच्छेद 5 से 11 तक हैं और ये जो 5 से 11 तक जो अनुच्छेद हैं वो संविधान के भाग 2 में हैं। किसमें हैं? भाग 2 में हैं। और उसके अलावा संसद को कानून बनाने का अधिकार है। किस्म के मामले में? नागरिकता के मामले में। और संसद ने एक कानून भी पारित किया था, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ये पारित किया था। तो इतनी सी आप बात को समझिए कि नागरिकता संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 और कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। तो इतनी चीजें हम दरअसल इसमें देख चुके थे। लेकिन अब हम बातचीत करेंगे किसके बारे में? मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार। तो मूल अधिकार के बारे में हम देखते हैं। तो ये जो मूल अधिकार हैं तो ये कहां से लिए गए? ये दरअसल अमेरिका से लिए गए। कहां से लिए गए? अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ये लिए गए। ये संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 में इनका उल्लेख है और अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन है। 12 से 35 तक इनका वर्णन है। आखिरकार हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं, मूल अधिकार ये क्यों दिए गए हैं? अधिकार क्यों दिए गए हैं? राज्य यानी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो उस देश के निवासी हैं उनके साथ शोषण न करे, उनके साथ अन्याय न हो। कहने का मतलब है कि उनको दबाया न जाए, उनको सताया न जाए। इस वजह से संविधान के द्वारा कुछ अधिकार दिए गए हैं, यानी ये मूल अधिकार हैं, इनको सरकार हटा नहीं सकती। बड़ी मुश्किल से इनमें संशोधन हो सकता है और ऐसे आमतौर पे इसमें संशोधन नहीं हो सकता। और कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जिनको हटाया ही नहीं जा सकता। ऐसे मूल अधिकार हैं, इनको हटाया नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब है ये राज्य जो हमारा जो देश है, देश से नागरिकों को सुरक्षा प्राप्त है कि कहीं देश यानी हमारा जो भारत देश है वो नागरिकों के साथ, जो भारत की जो सरकार है वो नागरिकों के साथ कहीं अन्यायपूर्ण व्यवहार ना करे, उनको सताए, उनका दबाना, यानी उनके जो अधिकार हैं। कहने का मतलब ये कि नागरिकों के भी अधिकार होते हैं, उन्हीं को हम मूल अधिकार कहते हैं। ये अमेरिका से लिए गए हैं और ये संविधान के भाग 3 में है। कहां पर है ये? संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। अगर इनका उल्लंघन होता है, जैसे मान के चलिए अगर आपको लग रहा है, जैसे एक हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। उसमें अस्पृश्यता का अंत। तो अस्पृश्यता समझते हैं छुआछूत, यानी जो छुआछूत का जो वो है तो उसका अंत है। ये हमारा भारतीय संविधान कहता है ये मूल अधिकार है। तो अगर किसी ने छुआछूत बिल्कुल मानता है कोई व्यक्ति, या किसी ने मानी, या किसी ने इस तरीके किसी के साथ व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, तो वो व्यक्ति ये मूल अधिकार के तहत, क्योंकि मूल अधिकार है, इसके उल्लंघन के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। तो कहने का मतलब है इनको अदालत के द्वारा इनको संरक्षण प्राप्त है, यानी ये वाद योग्य हैं। कैसे हैं? वाद योग्य हैं, यानी इनके उल्लंघन पर किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार से चीजें होती हैं तो वो डायरेक्ट कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। तो लेकिन शुरुआत में संविधान में इनकी संख्या थी 7। मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में कितने थे? ये 7 थे। लेकिन अब कितने हैं? अब दरअसल 6 हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? एक कहां गया? तो एक संपत्ति का अधिकार था। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ये 44वें संशोधन द्वारा, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इसको हटा दिया गया और अनुच्छेद
300 के कमे इसे जोड़ दिया गया। यहां से 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा करके और अनुच्छेद 300 के कमे इसे जोड़ दिया गया और 300 के कमे अब ये एक कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार, यानी संपत्ति रखना मतलब एक कानूनी अधिकार है, लेकिन अब ये मूल अधिकार नहीं रहा। इसे हटा दिया गया कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अनुच्छेद 300 के कमे भाग 12 में इसका वर्णन है। मैं एक बार दोबारा से आपका रिवीजन कराता हूं। मूल अधिकार, यानी मूल अधिकार क्या है? यानी सरकार नागरिकों के साथ भेदभाव न करे, उन्हें सताए न, उनका शोषण न करे। इस वजह से कुछ संविधान के द्वारा अधिकार दिए गए हैं, उन्हीं को हम मूल अधिकार कहते हैं, इंग्लिश में फंडामेंटल राइट कहते हैं। ये अमेरिका से लिए गए हैं और ये भारतीय संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन है। इनके उल्लंघन पर मान के चलिए कोई भी व्यक्ति, किसी के साथ इनका उल्लंघन होता है, किसी व्यक्ति को मान लीजिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सीधा जा सकता है, यानी ये वाद योग्य है। शुरुआत में ये मूल अधिकार 7 थे, लेकिन अब इनकी संख्या 6 है। एक जो संपत्ति का अधिकार था वो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया और यहां से हटा करके इसे अनुच्छेद 300 के कमे जोड़ दिया गया। भाग 12 में अनुच्छेद 300 के कमे संपत्ति का अधिकार जोड़ दिया गया। अब ये एक कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो अब हम देखते हैं आगे। देखते हैं आगे। हम टॉपिक लेंगे आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी अगली विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये तो गारंटी वाले हैं, लेकिन कल्याणकारी राज्य की, यानी राज्य का कल्याण किस तरीके से हो, इसके लिए महात्मा गांधी या कई अन्य नेता मांग करते रहे संविधान सभा में। हालांकि महात्मा गांधी शामिल नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी के ऐसे विचार थे। तो राज्य के अगला जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, निदेशक बोल दो या निर्देशक बोल दो, बात एक ही है, निर्देशक तत्व या सिद्धांत। तो देखते हैं, ये कुछ ऐसे तत्व हैं, ऐसे सिद्धांत हैं जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। कल्याणकारी राज्य यानी राज्य का किस तरीके से कल्याण हो, यानी देश का किस तरीके से कल्याण हो, उस ये दरअसल कल्याणकारी राज्य की स्थापना की ये बातचीत करते हैं कि किस तरीके से देश का कल्याण हो। वही दरअसल है। ये कहां से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड से लिए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, हमारा संविधान विश्व के 60 देशों के संविधान से का अध्ययन करके बनाया गया है। विश्व के 60 देशों का संविधान का अध्ययन किया गया, उसके बाद भारतीय संविधान बनाया गया। तो दुनिया के कई देशों से जहां से जो चीजें अच्छी लगी और भारतीयों के अनुसार, भारत देश के अनुसार जो चीजें फिट बैठती थी, उन चीजों को हमने अपना लिया। तो इस तरीके से ये चीजें हैं। तो कुल मिलाकर के आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है। आयरलैंड से राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। और ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करते हैं। भारतीय संविधान में भाग 4 में इनका उल्लेख है, भाग 4 में। और अनुच्छेद के बारे में बातचीत करें तो अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन है। उसके अलावा इसमें एक प्रश्न पूछा गया था पीईटी का पिछली बार, हालांकि हम इसे डिटेल में आगे आपको पढ़ाएंगे ही। पंचायती राज संस्थाओं का गठन, अनुच्छेद 40 में उसका वर्णन था। ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो लेकिन ये ध्यान रखना है, ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। यानी इनको लेकर के
आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यानी अदालत आप नहीं जा सकते हैं। इनको सरकार कानून बनाते समय, जब भी देश के लिए कानून बनेगा, सरकार जब कानून बनाएगी तो इनको ध्यान में रखकर कानून बनाया जाएगा, यानी सरकार स्वतः ही इनको शामिल करने का प्रयास करेगी। ये जो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत हैं, तभी तो दरअसल देश का कल्याण होगा। ये कल्याणकारी जो योजनाएं चलती हैं वो इसी दरअसल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत जो संविधान में दिए गए हैं सरकारें चलाती हैं। तो आगे हम बातचीत करते हैं मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य। ये भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है, तो इसे हम थोड़ा सा समझते हैं। मूल कर्तव्यों के बारे में अगर हम बातचीत करें तो देखिए, सरकार ने कहा बाद में, हालांकि मूल संविधान में शामिल नहीं थे। जब संविधान बनाया गया था तो ये मूल कर्तव्य उसमें शामिल नहीं थे। तो आगे चलकर के दरअसल तर्क दिया गया, जब नागरिकों के लिए, जो देश में रहने वाले लोग हैं, उनके कुछ अधिकार हो सकते हैं तो उनके कुछ कर्तव्य भी तो होने चाहिए। तो इसी वजह से ये जोड़ा गया था संविधान में मूल कर्तव्य। ये शुरुआत में नहीं थे, यानी जब संविधान बनाया गया था तब मूल कर्तव्य नहीं थे। तो पहली बात तो ये है कि ये मूल संविधान में नहीं थे। मूल संविधान में नहीं थे। मूल संविधान में नहीं थे। दूसरी बात यह है कि ये जोड़े गए हैं। आखिरकार ये कब जोड़े गए? एक समिति गठित की गई, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ और इस समिति ने सिफारिश दी और इसी समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए थे? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और कब जोड़े गए ये मूल कर्तव्य? 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, यानी नागरिकों के भी कुछ ना कुछ कर्तव्य होने चाहिए। जब उनके अधिकार हैं तो कर्तव्य भी होने चाहिए। ये भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्य भी है। आगे चलकर के 2002 में एक संविधान संशोधन हुआ था। 86वां संविधान 86वां संविधान संशोधन हुआ। 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन हुआ। उस संशोधन के द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। कहने का मतलब है 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और वो कर्तव्य क्या है? क्या कर्तव्य है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, बच्चों को शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। कहने का मतलब है ये अभिभावक का ये कर्तव्य है, ये प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के हैं, उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मतलब शिक्षा मिले यानी उनको दिलवाई जाए। तो ये आपका दरअसल इसमें था। लेकिन ये भारतीय संविधान में ये कहां पर है? भारतीय संविधान में ये भाग 4 के कमे इनको जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के भाग 4 के कमे। और एकमात्र अनुच्छेद है इसका, एकमात्र अनुच्छेद है 51 के कमे। 51 के कमे दरअसल इनको शामिल किया गया और इनकी संख्या कुल कितनी है? 11 मूल कर्तव्य हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ पा रहे होंगे 11 मूल कर्तव्य हैं। तो इस तरीके से ये चीजें थी। आज हमने जो चर्चा की विशेषताओं में सबसे पहले हमने चर्चा की, एक बार फिर आपको रिपीट
कराना चाहेंगे कि क्या हमने रिपीट किया। देखिए, क्या आज संविधान की विशेषताओं के बारे में बातचीत की। पहली बात थी कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता के बारे में बातचीत की कि संविधान कैसा है, लिखित संविधान है। हालांकि जो ब्रिटेन का है वो अलिखित संविधान है और भारत का संविधान कैसा है, लिखित है। अगली इसकी विशेषता क्या थी, इसमें नागरिकता के बारे में जो बातचीत की गई, और नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है। नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है, एकल। अगली जो इसकी विशेषता है एकल नागरिकता है। दूसरी बात यहां पर चर्चा की गई मूल अधिकार के बारे में, जो मूल अधिकार हैं उनके बारे में यहां पर बातचीत की गई। फिर यहां पर हमने बातचीत की नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की ये विशेषता है, ये आयरलैंड से लिए गए थे, नीति निर्देशक सिद्धांत। और आगे हमने चर्चा की मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, आगे की विशेषताएं हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। अगर इस तरीके से ये चीजें हैं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें और इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसी तरीके से आप हमारे चैनल से जुड़ते रहें। और अब हम चाहेंगे सभी मित्रों से इजाज़त। सभी मित्रों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।